हेलो फ्रेंड्स। मैं जसवंत कुमार राज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस छोटे से सेशन में हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी के बारे में बात करें। कि जो पाठ्यक्रम है, कि जो मुख्य विषय है, पर हम बात करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो पद होता है वो वास्तविक में उनकी स्थिति क्या होती है। इनके साथ साथ हम यहाँ भी जानेंगे कि इस पद की जो कार्यशैली है, जो अधिकारी उनकी कार्य प्रणाली जो है वहाँ किस प्रकार की है। साथ में जो है हम समझेंगे कि इस एग्जाम को निकालने के लिए एक बेहतर रणनीति क्या हो सकती है। इनके साथ साथ जो है कुछ बेसिक्स बातें जो पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है, मगर पर संक्षिप्त बात। तो आज का हम सेशन शुरू करने से पहले जो है सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी ये क्या होते हैं। सहायक विकास विस्तार जो अधिकारी है, वास्तविक में अगर कहा जाए तो ये जो है एक ऐसा अधिकारी है जिनका संबंध जमीनी स्तर से या फिर गांव की जो है स्तर से होता है, गांव के लोगों से होता है, गांव की खेती बाड़ी, गांव के विकास से होता है। इसीलिए पहले पहले जो है इस सहायक विकास विस्तार अधिकारी को गांव के सेवक के रूप में भी जाना जाता था। वास्तविक में कहे तो इस पद की जो शुरुआत है वहां तब जब भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया 1951 से लेकर के 1956 में। उसमें सामुदायिक विकास कम सामुदायिक विकास परियोजना जो प्रारंभ किया गया था 1952 में, इसमें पूरे भारत के जो है राज्यों में, भारत के जो है विभिन्न सभी राज्यों को जो है विकास के अलग अलग खंडों में बांट दिया गया और वहां पर विकासात्मक जो गतिविधियां हैं, योजनाएं और कार्यक्रम परियोजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए एक विकासखंड विकास अधिकारी की नियुक्ति किया गया। इनके साथ साथ जो है विकासखंड विकास अधिकारी की जो है सहायता के लिए जो ग्रामीण स्तर तक, जमीनी स्तर तक उन केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे वहां राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं को जो है जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विकास खंड विकास अधिकारी के लिए एक सहायता एक सहायक अधिकारी के रूप में इस प्रकार से सहायक विकास विस्तार अधिकारी का नियुक्ति किया गया। यह सहायक विकास विस्तार जो अधिकारी, इनका जो मुख्य कार्य है वह गांव के विकास से संबंधित जो केंद्रीय परियोजनाएं हैं, राज्य स्तर की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनको जमीनी स्तर पर लागू कर, चाहे उनका संबंध गांव में खेती बाड़ी के विकास से संबंधित हो, चाहे गांव में जो है वहां रोजगार सृजन से संबंधित योजनाएं ही क्यों ना हो, महिलाओं के सशक्तिकरण से ही क्यों ना हो, पंचायतों के विकास में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से यह जो सहायक विकास विस्तार जो अधिकारी है, जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पर सरकार और किसानों के बीच में एक सेतु का काम करता है। यही वह पद है जो भारत में, इस ग्रामीण भारत में विकासात्मक परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। स्वाभाविक है, इसी वजह से जो है इस इस अधिकारी के लिए जो परीक्षा, चयन की जो परीक्षा होगी, उसके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार की जो ग्रामीण विकास की जो परियोजनाएं और कार्यक्रम है, निश्चित रूप से वहां सिलेबस का हिस्सा होता है। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो होता है गांव में लोगों की जीविकोपार्जन के तरीके, उनकी आजीविका,
तो आजीविका से संबंधित, रोजगार सृजन से संबंधित भारत सरकार की योजनाएं, चाहे वह राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको जमीनी स्तर पर जो है क्रियान्वित करने के जो कार्य है, इनके साथ साथ ग्रामीण विकास की जब भी चर्चा होती है तो स्वाभाविक है उसमें स्थानीय स्तर पर जो संस्था है शासन की, जिनको हम जो है स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में जानते हैं, उस गांव के जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए जो है जब उनकी जिम्मेदारी है, उस संस्था को जो है पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो स्वाभाविक है इसके पाठ्यक्रम में जो है पंचायती राज की जो व्यवस्था वो अनिवार्य रूप से हिस्सा होना चाहिए और है भी है पूर्व के सिलेबस में, क्योंकि इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ की जो है सेवाओं से है। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ के जो इतिहास, भूगोल, आर्थिक, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, स्वाभाविक रूप से जो है वहां पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। हालांकि जो है व्यापम के द्वारा अभी व्यापक तरीके से जो है जो सिलेबस का जो दायरा है अभी उनको घोषित नहीं किया गया है, मगर पूर्व के 2012 और 2017 में जो पाठ्यक्रम थे इस सहायक विकास विस्तार अधिकारी से, तो उससे यहां अनुमान लगाया जा सकता है कि अब नया पाठ्यक्रम यदि व्यापम के द्वारा जारी किया भी जाता है तो उसमें बहुत कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आएंगे, मगर हाँ यह बिल्कुल निश्चित है कि समय और जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी है पहले की तुलना में। भारत सरकार के द्वारा सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के साथ साथ राज्य सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं में काफी बड़ा बदलाव आ चुका है। बहुत बड़ी मात्रा में जो है नई नई उपलब्धियां और साथ में उसमें पहल है। तो स्वाभाविक है उन चीजों को हमें जो है बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। और चूंकि जो है इसमें भी संभावित तिथि व्यापम के द्वारा जो 15 जून का जो घोषित किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से ये 5 महीने का लगभग जो अवधि है, यहाँ जो है इस एग्जाम के निकालने के लिए, इस एग्जाम की तैयारी के लिए वहां जो है बिल्कुल सफिशिएंट एक पर्याप्त समय होता है। मगर यहाँ जो पर्याप्त समय जो है ये उस समय जो है आपके लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में बदल सकता है तब जब हम सही दिशा में, सही रणनीति के साथ, मजबूत संकल्प के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ करें। इस संकल्प के साथ हम तैयारी प्रारंभ करें जिससे हमारी सिद्धि संदिग्ध ना रहे। इसीलिए स्वराज्य आईएएस की जो पूरी टीम है उनके द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी की तैयारी के लिए जो है एक फाउंडेशनल बैच, फाउंडेशनल के साथ साथ यहां बिल्कुल टारगेटेड बैच है जिसमें इसकी तैयारी करवाया जाएगा। उसी कड़ी में एक पहला एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिस पर मैं पंचायत से संबंधित कुछ बातें कहने वाला हूं। ये पंचायत की जो संबंधित जो बातें जो इस सेशन में, छोटी सी सेशन में जो मुझे डिस्कस करनी है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा अनिवार्य रूप से होगा। तो आज इस छोटी सी सेशन में हम पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं पंचायत से संबंधित जिस पर हम क्लासरूम जो प्रोग्राम है वहां पर डिस्कस करेंगे व्यापक तरीके से, मगर बहुत बुनियादी रूप से कुछ मौलिक बातें जिनका संबंध जो है हमारे एग्जाम से है, मैं उसकी बात करूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पंचायती राज की जो अवधारणा है उसको समझने की। पंचायती राज की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, हम उनको समझते हैं।
ये पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत के संविधान में भारत को एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का जो लक्ष्य है उससे संबद्ध है। भारत के संविधान में, भारत के संविधान की उद्देशिका में भारत को एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। लोकतंत्र से तात्पर्य जो है एक ऐसा तंत्र होता है, शासन की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें उस शासन का जो संचालन जो है वहां लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा बनाए गए सरकार के द्वारा किया जाता है। यहां कह सकते हैं वो सरकार जो है वास्तविक में जनता की सरकार होती है। वही सरकार जो है भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए वहां योजना, परियोजना, नियम और कानून का निर्माण करते हैं। तो स्वाभाविक है भारत के संविधान ने भारत में जो है केंद्रीय स्तर में और साथ में जो है राज्य स्तर में, जब संविधान को जो है हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से जो है भारत में जो है द्विस्तर की सरकार की स्थापना अपने लोकतांत्रिक स्वरूप में यहां कर दिया गया। इस लोकतांत्रिक स्वरूप में जो है स्वाभाविक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं वो बिल्कुल आम सहमति से लिए जाते हैं। आपसी समझ और बूझ के साथ सहमति बनाकर वहां कोई निर्णय दिए जाते हैं, नागरिकों के अधिकार उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से हम यहां कहे कि केंद्रीय और राज्य स्तर में भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है चुनी हुई सरकार होती है। गांधी जी ने इस प्रकार के चुनी हुई सरकार और विशेष रूप से गांव में पंचायती राज व्यवस्था के लिए उनका जो विचार है, राजनीतिक विचार जो था, वहां जो है गांव को एक स्वावलंबी गांव के रूप में देखते थे। स्वावलंबी गांव से तात्पर्य उनका जो हुआ करता था जो अपना शासन व्यवस्था का संचालन स्वयं से कर सके, उस पर किसी और संस्था का नियंत्रण ना हो, किसी और की सरकार का नियंत्रण ना हो। तो इस प्रकार से जो है उनके विचारों में अगर हम कहें तो गांधी जी जो है वहां ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज उनके हितैषी थे, उनके संबद्ध थे। वहां चाहते थे कि भारत में तो जमीनी स्तर की जो प्रशासन की व्यवस्था हो वह स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर आम लोगों के निर्णय से बंधे। इसीलिए उनके उस ग्राम स्वराज में, इसीलिए उनके ग्राम स्वराज में जमीनी स्तर पर उस गांव में जो लोग रहते हैं उनको अधिकार संपन्न बनाने की बातें वो कहते हैं, जिनकी अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनकी बखूबी समझ होती है। तो यहीं से जो है लोकतंत्र की जो जड़ें हमारा गांव तक पहुंच जाता है ग्राम स्वराज के रूप में। मगर संविधान निर्माताओं ने इस ग्राम स्वराज्य की, गांधी जी की अवधारणा को जो है भारत के संविधान में एक नई संकल्पना के साथ, वहां है स्वायत्त शासन की व्यवस्था। वहां जो है एक स्वायत्त शासन की व्यवस्था, जिनको आसान भाषा में कहा सकते हैं हम स्वशासन। स्वशासन से तात्पर्य जो है वहां स्वयं से, स्वयं के द्वारा शासन, गांव में गांव की जनता के द्वारा शासन। इसका मतलब यहां हुआ कि उस गांव में जो नियम, कायदे, कानून जो बनाए जाएंगे वो गांव के लोगों के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं भारत की संविधान में लोकतंत्र से ग्राम स्वराज की जो जो विचार है वहां स्वशासन तक आगे बढ़ती है।
अब यहाँ जो स्वास्थ्य शासन से संबंधित जो विचार है उनके बारे में थोड़ी सी हम संक्षिप्त उनका इतिहास किस पर रहा है हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में से सर्वप्रथम जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार से जो स्वशासी ग्रामीण समुदायों का जो उल्लेख है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमें यहां बहुत महत्वपूर्ण से जानना होगा कि प्राचीन भारत में भी इस प्रकार की जो है स्वायत्त शासन की व्यवस्था हुआ करता था। ऋग्वेद की कई ऋचाओं में जो है सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार के सभाओं का सभा कुछ संभ्रांत लोग या फिर कुलीन या फिर विशेष लोगों का एक समूह हुआ करता था, जबकि जो समिति है वहां जन समूह की एक संस्था हुआ करता। सभा तत्कालीन समकालीन जो राजा हुआ करते थे जिनको हम जनपति कहते थे उनको सलाह देता। समिति जो है उनका चयन करता था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं वो सभा और जो समिति वह आम लोगों का एक समूह हुआ करता था जिसमें निर्णय जो है आम सहमति से लिए जाते थे। आगे चल करके जो है कालांतर में इस तरह की सभाओं का जो है विकास एक नई अवधारणा की तरफ, सभा से वहां पंचायत की तरफ। पंचायत से जो तात्पर्य है कि 5 सम्मानित बुजुर्गों की एक सभा है जिनको भारत में पंचायत के रूप में लोकप्रियता मिला। अब जो पंचायत है जो 5 वरिष्ठ जनों का एक सभा है उस रूप में वहां सभा जो है स्थापित हुआ। जो वास्तविक में अगर कहा जाए तो स्वाभाविक है ये एक्चुअल में सामाजिक एकजुटता का केंद्र है। इनके साथ साथ यहां भी कहे कि जो पंचायत की जो व्यवस्था है मीन्स पंचायत में 5 महत्वपूर्ण सदस्य जिनको कभी कभी जो है पंच परमेश्वर के रूप में भी स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि यहां जो है न्याय प्रदान करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करता था। आगे चल करके इस तरह के जो संस्थाएं हैं उन्होंने कुछ स्थानीय जो विवाद थे उनका भी वहां समाधान करना प्रारंभ किया। तो यहाँ प्राचीन काल में ये जो प्रक्रिया शुरुआत हुई मध्य काल में थोड़ी बहुत परिवर्तनों के साथ वहां लगातार बनी रही। मगर इसके साथ फिर आगे के विस्तार में अगर देखें तो ब्रिटिश भारत में वास्तविक में आधुनिक जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है हमारी उनकी विकास की जो प्रक्रिया है वहां पूरी ब्रिटिश काल से संबंधित है एक बहुत बड़ा हिस्सा। हालांकि दूसरा जो हिस्सा है वो भारत की आजादी के बाद हमने उसमें और जोड़े। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले मीन्स औपनिवेशिक शासन काल की बात कर रहा हूं मैं, उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी मीन्स अस्थायी गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। इस चार्ल्स मेटकाफ ने इस तरह के भारत में जो छोटी छोटी जो संस्थाएं हुआ करते थे ग्रामीण समुदायों का, इनको उन्होंने छोटे गणराज्य के रूप में उल्लेख किया। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको हमें एग्जाम के दृष्टिकोण में ध्यान रखना है। चार्ल्स मेटकाफ के जो है इस प्रकार के जो है उनके निर्धारण से यहां तो स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश काल में जो है वहां स्थानीय जो प्रशासन को लेकर उनकी मंशा किस प्रकार की है। यहां बातें जो है 1870 में और स्पष्ट हुआ तब
जब लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो जो है वहां भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले मीन्स 1870 की जो बात कर रहा हूं उनमें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव पारित कराया, जिसमें स्पष्ट रूप से जो है स्पष्ट रूप से कहा गया कि लोगों की मांगों को पूरा करने में अधिक प्रशासनिक दक्षता लाने की आवश्यकता है स्थानीय स्तर में। तो इस प्रकार से पहले लॉर्ड मेस्कॉफ, उसके बाद फिर लॉर्ड मेयो स्थानीय समुदायों की जो प्रशासन की व्यवस्था है उनको उसने रिकॉग्नाइज किया। इसी की परिणाम था कि 1870 में बंगाल में पहली बार जो पारंपरिक जो पंचायत की जो प्रणाली है उनको पुनर्जीवित करने की बातें सोची गई और जो है बंगाल चौकीदारी अधिनियम 1870 यहां पारित किया गया। यहां जो अधिनियम जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने भारत में सबसे पहले जो है जिला मजिस्ट्रेट को, मतलब मैं कलेक्टर की बात कर रहा हूं सामान्य भाषा में अगर हम समझे, कलेक्टर को जो है गांव में कुछ नामांकित सदस्यों की एक पंचायत बनाने की उनको अधिकार दिया। तो इस प्रकार से जो है कानून के माध्यम से जो है पंचायतों की व्यवस्था, हालांकि अभी यहाँ जो है नामांकित सदस्यों के द्वारा ही यहाँ बनाए जा रहे हैं। साथ में जो है इस संस्था को जो है इन पंचायतों को संस्थाओं को यहाँ भी अधिकार दिया गया, वहां अपनी पंचायत के द्वारा जो नियुक्त चौकीदार और जो चरवाहे होते हैं उनके भुगतान के लिए जो है वहां कर लगा सकता है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक जो विकास की प्रक्रिया जो है इस तरह से हमारी आगे बढ़ी। इसके बाद 1882 में ब्रिटिश काल में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव लाया गया तत्कालीन जो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1882 में इसीलिए इस प्रस्ताव को जो है रिपन प्रस्ताव कहा जाता है। यहां जो रिपन प्रस्ताव है इसके बारे में कहा गया, यह स्थानीय लोकतंत्र का महाधिकार पत्र है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस तरह के जो कुछ की पॉइंट्स है इनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये सब जो है पूरी भारत सरकार के जो है जो आधिकारिक दस्तावेज है उसके की पॉइंट। तो इस प्रकार से रिपन प्रस्ताव को जो 1882 का था उनको स्थानीय लोकतंत्र का महाधिकार पत्र कहा गया। इसमें निर्वाचित और गैर आधिकारिक प्रतिनिधियों से बने 2/3 सदस्य वाले एक ग्रामीण स्थानीय बोर्ड को स्थापित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें एक गैर सरकारी अध्यक्ष होगा, मतलब सरकारी हस्तक्षेप से वहां जो है बाहर होंगे। धीरे धीरे जो है इनकी प्रगति होती चली गई, मगर उसके बावजूद भी जो है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में जो है इन पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका कम नहीं हुई और निरंतर वहां बढ़ती चली गई। और कालांतर में जो है कालांतर में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वह भारत में एक स्वशासन के रूप में वहां लोकप्रिय हुआ। इसीलिए भारत के संविधान में भी जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बाद समय की जो गतिविधियां और आगे बढ़ी और साथ में इसमें 1907 से लेकर 1909 तक, इसमें अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है 1907 का जो वर्ष है। यहां जो 1907 का जो वर्ष है वहां तत्कालीन ब्रिटिश
सरकार के द्वारा भारत में जो ब्रिटिश आधिपत्य जो भारत है उनमें उनके लिए एक विकेंद्रीकरण पर, सरकार के विकेंद्रीकरण पर एक 6 सदस्यीय रॉयल कमीशन का गठन किया गया 1907 में। यहां जो रॉयल कमीशन है उन्होंने अपना प्रतिवेदन 1909 में जारी की। इनके प्रतिवेदन में जो है यही जो मूल विचार रिपन के प्रस्ताव में थे उनको और प्रतिपादित किया। तो उन्होंने भी यहां रिकॉग्नाइज किया कि शासन में, भारत में शासन में पंचायतों को विशेष महत्व और उनको मान्यता देना चाहिए, विशेष महत्व और मान्यता देना चाहिए। इसके बाद यदि देखें पंचायतों के विकास की इस कड़ी में तो 1919 का जो वर्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 के उस वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिनको हम जो है उनको लागू किए, उनको जो है उनको घोषित किया गया, जिनका रूप जो है हम भारत परिषद अधिनियम 1919 के रूप में देखते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो है भारत में प्रांतों में जो है स्वशासन की व्यवस्था प्रारंभ किया गया। भारत के भारतीय मंत्रियों को अधिकार दिया गया, उनको अधिकार संपन्न बनाया गया, शासन की व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अंतर्गत केंद्र के जो अधिकार क्षेत्र थे और राज्य के जो अधिकार क्षेत्र थे उनको स्पष्ट किया गया। स्पष्टता के लिए जो है तत्कालीन जो है केंद्र की सूची और राज्य की सूची उन विषयों की जिन विषयों पर वहां विधि कानून बना सकते थे, प्रांतों की जो विधायी विषय थे जिनको हम प्रांतीय सूची कहते थे उनको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। प्रांतों की जो हस्तांतरित विषय थे उसी में एक विषय वहां स्वायत्त शासन की इकाई भी हुआ करता था। इसका मतलब यहां स्पष्ट हो गया अब पंचायतों को जो अधिकार और जो शक्ति जो प्रदान किए जाने हैं वो प्रांतों के द्वारा प्रदान किए जाने हैं। तो इस प्रकार से 19 की जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1919 में पंचायतों के लिए इस प्रकार के जो है प्रावधान किए गए। इसके बाद फिर जो है विकासात्मक गतिविधियों में अगर हम देखें तो आगे 1919 के बाद 1919 की इस अधिनियम में जो है साबित किया गया कि जो प्रतिनिधित्व आधारित जो व्यवस्था है उसको यथासंभव जितना संभव हो सके उनको स्थानीय निकायों में पूर्णतः लोकप्रिय रूप से लागू करना चाहिए, जनता के द्वारा शासन को दिया जाना चाहिए, उस पर नियंत्रण न्यूनतम हो, कम से कम उस पर न्यूनतम हो, बाहरी नियंत्रण से वहां यथासंभव मुक्त। के बाद 1935 से लेकर 1939 तक इस पंचायत की सफर में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 की, भारत सरकार अधिनियम 1935 की है। इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में यहां से जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। भारत में यहां कह सकते हैं कि पहले जो केंद्रीकृत प्रशासन की जो व्यवस्था हुआ करता था उसमें प्रांतीय एक स्वायत्त शासन की प्रक्रिया शुरुआत हुआ। यहीं से हम क्या कह सकते हैं कि यहां से पंचायतों में पंचायतों के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ हुआ। यहां से जो है स्थानीय सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको और अधिक महत्व दिया जाने लगा। इनके साथ साथ जो है अब धीरे धीरे भारत में जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको क्रियान्वित किया गया। तो इस प्रकार के
भारत की आजादी से पहले ये सभी घटनाएं भारत के पंचायती राज विकास की, पंचायती राज व्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद और संविधान को लागू करने से पहले तक अगर हम समझे, जब हमने संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 तक अवधि में, तो 1946 में जो है तब जब संविधान सभा का गठन कर दिया गया, संविधान सभा के द्वारा गांधी जी के जो मूल विचार थे ग्रामीण स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए जो है संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करते हुए जमीनी स्तर में उस लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए, हालांकि जो है तत्कालीन व्यापक प्रावधानों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मूल जो सैद्धांतिक विचार थे, जो सिद्धांत थे, उनको भारत के संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यहां प्रावधान करके कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। तो इस प्रकार से भारत में संविधान निर्माताओं ने पंचायती राज व्यवस्था के संगठन का जो दायित्व है वो भविष्य पर छोड़ दिया। भविष्य में जो है इस प्रकार के जो है परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वहां जमीनी स्तर पर जो है उनको व्यापक रूप से लागू किया जाएगा, क्योंकि यहां जो है सरकार के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि यहां जो है भाग 4 का जो हिस्सा न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, हालांकि यहां देश के शासन के लिए मूलभूत है। इसी वजह से जो है लंबे समय तक सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो है इस पंचायती राज व्यवस्था को जो है व्यापक तरीके से लागू करने की उनकी मंशा वो कमजोर रही। मगर यहीं से जो है एक नई जो है पंचायत की विकास की एक नई प्रक्रिया यहीं से शुरुआत होती, वहीं से शुरुआत होती। यहां प्रक्रिया जो है उस समय शुरुआत कह सकते हैं हम, तब भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक का जो पहली पंचवर्षीय परियोजना, जिसमें जिसका जो उद्देश्य था वहां कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और अनाज की उपलब्धता जो है बिना जो है किसान के जो है गति के ये सहायक नहीं हो सकते थे। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शांति निकेतन, बड़ोदरा, गुजरात और नीलखेड़ी में 1952 की बात कर रहा हूं मैं, 1952 की बात कर रहा हूं मैं। इनमें इन दो जगहों पर शांति निकेतन और नीलखेड़ी की जगह बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर पहले प्रयोग के रूप में सामुदायिक विकास परियोजना प्रारंभ किया। सामुदायिक विकास परियोजना को जो अवधारणा है, वहां समुदाय को, तत्कालीन भारत के जो है 26 करोड़ जो लोग, उनमें से जो अधिकतम गांव में बसता है, उनके उन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए एक परियोजना जिसे कहा गया सामुदायिक विकास परियोजना, उनकी शुरुआत किया गया।
जमीनी स्तर पर जो है उस विकास की परियोजना को लागू करने के लिए भारत में विभिन्न राज्यों को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया। जिलों को विकास के छोटे छोटे खंडों में बांटा गया। साथ में कलेक्टर के मार्गदर्शन में जो है विकासात्मक योजनाओं को लागू करने के लिए उस खंड के स्तर में जो विकासात्मक गतिविधियों को क्रियान्वित करे के लिए एक विकासखंड अधिकारी का नियुक्ति किया गया, उनका गठन किया गया। मगर साथ में जमीनी स्तर पर उनको जो है लागू करने के लिए, गांव गांव तक उनको पहुंचाने के लिए एक सहायता, एक सहायक अधिकारी, इसी ही कहा गया, उत्तर काल में इसी कहा गया सहायक विकास विस्तार अधिकारी। इसका मतलब यहां हुआ, यहाँ सहायक विकास विस्तार जो अधिकारी का जो मुख्य कार्य है वह इस प्रकार की जो विकासात्मक जो परियोजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करने से है। यहाँ जो परियोजना सामुदायिक विकास परियोजना और इसके साथ साथ 1953 में जो प्रारंभ किया गया खेती बाड़ी के विकास के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, यह दोनों योजना को जब हमने लागू किया पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तब वो स्थानीय प्रशासन की जो चुनौतियां, स्थानीय प्रशासन जो है नहीं होने या फिर कमजोर होने की जो में चुनौतियां उत्पन्न हुई, जिनकी वजह से यहां योजना जो है अपने जो उद्देश्यों को उस प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाया जैसा सोचा गया था। इसीलिए जो है भविष्य में स्थानीय प्रशासन को किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, इस प्रकार की विकासात्मक योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सबसे निचले स्तर में प्रशासन को किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसी के लिए जो है 1957 में एक समिति, श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया। यहां जो समिति जो है वो दोनों योजनाएं, सामुदायिक विकास परियोजना और इनके साथ साथ जो है जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, इन दोनों योजनाओं को जो जमीनी स्तर पर जो है किस प्रकार से जब लागू किए तो उसमें उत्पन्न चुनौतियां क्या थी, इसके साथ साथ जो है आगे भविष्य में स्थानीय प्रशासन को जो है बेहतर विकास करने के लिए किस किस प्रकार के और किस प्रकार से कार्य करने होंगे, यही सब बातों पर सुझाव देने के लिए यहां कमेटी बनाया गया था, जिनके अध्यक्ष जो है श्री बलवंत राय मेहता थे। तो इस प्रकार से यहाँ जो कमेटी था, यहाँ जो टीम था, उन्होंने सिफारिश किया, उनकी सिफारिश में उनका जो मूल था कि वह सामुदायिक कार्य में सार्वजनिक भागीदारियों को वैधानिक मान्यता मिलना चाहिए। मतलब जमीनी स्तर पर किसी योजनाओं को जो है लागू करने में स्थानीय प्रशासन को कानून के द्वारा लागू किया जाए, तब जाकर उन योजनाओं और परियोजनाओं को जो है व्यापक तरीके से जो है जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर जो है तब जब 1959 में राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है जब बैठक हुआ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन को जो है रिकॉग्नाइज करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी जो है प्रतिपादित किया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बुनियादी सिद्धांतों को वहां समर्थन करते हैं और साथ में राज्य को कहा गया कि वहां इस प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए वहां उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण करें और वहां इस प्रकार से जो है वो संरचना धीरे धीरे जो है वहां एक नई प्रकार की व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है।
और यही जो व्यवस्था है धीरे धीरे एक पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें एक नई बातें जोड़ी। वहां था ग्राम सभा, वहां था ग्राम सभा। इस प्रकार से यहां कहा जा सकता है, इस प्रकार से यहां कहा जा सकता है कि 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है, और तब जब राष्ट्रीय विकास परिषद ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया, तब भारत में पहली बार, भारत में पहली बार जो है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर नागौर में जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक प्रक्रिया जो पहली चरण की है, तो पहली पीढ़ी का है, यहां तक हमारी पूरी हुई। इसके बाद की जो क्रम है उसमें पंचायतों का वास्तविक में विकास हुआ, में बहुत महत्वपूर्ण जो माना जाता है 1978 का जो कालखंड है। 1978 में जो है इस पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, जिससे विकासात्मक गतिविधियों को हम बखूबी प्रकार से लागू कर सके, इसीलिए जो है अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति ने अपने सुझाव में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो दिया वहां था इस पंचायती राज व्यवस्था का संविधानीकरण। इसका मतलब यहां उन्होंने सुझाव दिया कि जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है, इस पंचायती राज की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को संविधान का हिस्सा बनाना चाहिए, इनको संविधान में इनको शामिल किया जाना चाहिए। इनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन पश्चिम बंगाल और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य थे, इस प्रकार की जो है संस्थाओं को और मजबूत बनाया। इसीलिए जो है 1978 में पंचायती राज के जो विकास हुआ उसे दूसरी पीढ़ी की पंचायतों के रूप में एक किया जाता है। तो यहां तो हुआ दूसरी पीढ़ी की पंचायतों का विकास, क्योंकि पहली पंचायत की पहली जो पीढ़ी था 1959 में, तब हमने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हम 1979-80 तक और उसके बाद फिर 90 के दशक में, मीन्स आगे 1991 में, तो 1991 से लेकर 93 तक का जो समय है ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए, क्योंकि इसमें भारत सरकार के द्वारा जो विधेयक पेश किया गया, जो कुछ सलाह दिया गया था अलग अलग कमेटियों के द्वारा, उनमें कुछ ऐसे प्रावधान जिस पर सहमति नहीं बन पा रहा था उनको हटा करके, जो कुछ विवादास्पद मुद्दे थे उनको हटा करके जो है जो सामान्य जो विषय थे उनको एक साथ समेकित करते हुए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था को लागू करने के लिए, जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था से है, जबकि नगरीय क्षेत्र में जिनका संबंध नगर पंचायतों से है। इसके लिए दो विधेयक प्रस्तुत किया गया। यहाँ जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से 22 और 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। हालांकि यहाँ जो है जो अधिनियम, हालांकि यहाँ जो संशोधन अधिनियम, चूंकि संविधान का इनको हिस्सा
बनाया जाना था। इसीलिए इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और वैसी जो है नगर पालिकाओं के लिए, नगर पंचायतों के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिए गए। क्योंकि यहां जो है भारत की संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है, इसी वजह से इस संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिलने से पहले यह अनिवार्य था कि इनको भारत के आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं के द्वारा उनका सत्यापन किया जाना था। उनके सत्यापन के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आम सहमति इस दोनों अधिनियमों पर दिया गया। और यहां जो है तब जब 24 अप्रैल 1993 को ग्रामीण स्तर से पंचायत से संबंधित जो व्यवस्था है उनको हमने लागू किया। इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को भारत में हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी दिन वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जिनका संबंध पंचायत से है, पंचायती राज व्यवस्था से है, उनको हमने लागू किया। वैसी जो है नगर पंचायतें जो स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, और यह दोनों व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है तो तीसरे स्तर की जो सरकार है, ग्रामीण क्षेत्र में 24 अप्रैल 1993 को, जबकि नगरीय क्षेत्र में तीसरी स्तर की सरकार 1 जून 1993 को यहां लागू की। इसके लिए भारत के संविधान में भाग 9 में, इसके लिए भारत संविधान के भाग 9 में पंचायती राज मीन्स पंचायतें भाग 9 में यहां जोड़े गए। वैसी जो है नगर पंचायतों को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए भाग 9A में नगर पालिका है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारत के संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उनका विकास एक निरंतर प्रक्रिया का परिणाम है। यदि इन पूरी व्यवस्था को अगर ठीक प्रकार से अगर समझ लिया जाए, जिसमें इनके कई हिस्से हैं, तो स्वाभाविक है वो पूरे जो हिस्से हैं वहां स्वाभाविक रूप से वहां क्लासरूम प्रोग्राम में जो है उनको अध्ययन करवाया जा सकता है। मगर इस छोटे से सेशन में मैंने पंचायती राज व्यवस्था की कुछ संक्षिप्त इतिहास पर अपने कुछ बातें कही, और वहां जो है मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार के आज के सेशन में हमने छोटी सी बातें, पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त विकास, इस पर हमने बातें कही। ऐसी जो है आजीविका से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजनाएं और जो परियोजनाएं हैं उस पर भी हम बातें करेंगे। राज्य IAS आपका स्वागत करता है। थैंक यू।